तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था जावास्क्रिप्ट के चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट और आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि हम मैथ्स में अपने किसी भी चीज़ को सम करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी किसी भी चीज़ का सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम अपने नोट्स खोल लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने नोट्स खोल लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स खोल लिए हैं। तो इसमें आप देखेंगे चैप्टर 2 में मैंने हेडिंग डाल के रखी है एक्सप्रेशंस एंड कंडीशनल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अ फ्रेगमेंट ऑफ कोड दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एवरी वैल्यू रिटन लिटरली इज़ एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 77 और हैरी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किसी भी जो कोड होता है हमारा, उसका फ्रैगमेंट मीन्स एक पार्ट, उसका जो वैल्यू एक प्रोड्यूस होती है वो वैल्यू एक्सप्रेशन कहलाती है। तो हर एक वैल्यू जो हम लिखते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल 77 मैंने लिखा तो वो भी एक एक्सप्रेशन है, एंड हैरी मैंने लिखा तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। तो पहले मैं अपनी रैपल खोल लूँगा। इधर पे मैं अपनी रैपल पहले से बना चुका हूँ, यहाँ पे ट्यूटोरियल भी डाल चुका हूँ। इसको मैं एक बार रीलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको रीलोड कर लिया। यहाँ पे ट्यूटोरियल वाला वीडियो जब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा तो यहाँ पे ये वीडियो दिखाने लगेगा। अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है मैंने, तो इस वजह से अभी ये नहीं दिखा रहा है। जब आप इसको देखेंगे तब ये वीडियो दिखाने लगेगा। और यहाँ पे इस बार मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है और जो हमारा ट्यूटोरियल है उसको अलग अलग पेजेस में रखा है मैंने, अलग अलग फाइल्स में किया है। और हर एक पार्ट, जैसे ऑपरेटर्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। तो सभी को मैंने इस बार अलग अलग रखा है। इधर से जो ये टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हमारे जो होते हैं ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो जिस तरीके से आप लोग मैथ्स में अपने सम करते थे और सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, साथ में एक्सपोनेंशिएशन करते थे, जैसे हमारा 7th 8th क्लास में आ जाते हैं पावर लगाने का वो सब, उसका डिवीज़न करते थे, उसका मॉड्यूलस भी आपको पता है, लेकिन अभी मतलब आप इस वर्ड से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको ये सब क्या है। तो यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल में लिख के रखा है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में। इन जावास्क्रिप्ट एन एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज वेरिएबल्स ऑपरेटर्स दैट कैन बी इवैल्यूएटेड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। एन एक्सप्रेशन कैन बी सिंपल एज सिंगल वेरिएबल और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एज इन्वॉल्विंग मैनी पार्ट्स। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा प्लस वाला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो वो मेरा एडिशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला कोड कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर देता हूँ आप लोग, ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, मुझे देर न लगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे पहले मैंने एक वेरिएबल माना जिसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी। उसके बाद एक बी वेरिएबल माना जिसकी वैल्यू मैंने 3 दे दी। तो यहाँ पे पहले मैं इनका करूँगा एडिशन। तो मैंने मान लिया कि एक सी वेरिएबल मैंने माना जिसकी वैल्यू मैंने दे दी a प्लस बी। तो यहाँ पे a मेरा एक इंटीजर है जो कि जिसकी वैल्यू 5 है, और b भी एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जब 5 और 3 ऐड होंगे मीन्स a प्लस बी होगा, तो यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा। तो c की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा console.log c और इसको रन करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ 8 प्रिंट होके आ जाएगा। अभी और कुछ प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने और कुछ प्रिंट करने के लिए console.log अभी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसमें ये अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया था हमारा प्लस जो होता है, तो यहाँ पे इसने c की जो वैल्यू थी वो a और b को ऐड करके c की वैल्यू असाइन कर दी। तो c की वैल्यू 8 हो गई। उसके बाद फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन जिस तरीके से एडिशन हुआ तो उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी मीन्स 5 माइनस 3 जब हम करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको मैं इधर से एल्ट शिफ्ट डाउन ऑर्डर से मैं इसको नीचे कॉपी करूँगा और इसकी वैल्यू मैं दे दूँगा d।
इधर पे console.log_d। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 - 2 3 होता है, तो 5 - 3 2 होता है, सॉरी। तो यहाँ पे 2 इसने प्रिंट करके मुझे दे दिया। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में जैसे e मैंने माना a × b, मैं इसको नीचे कॉपी करूँगा और बाकी मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने इन सबको नीचे एक एक करके कॉपी कर लिया है और यहाँ पे इन सबको सही भी कर दिया है। जैसे मुझे a प्रिंट कराना तो मैंने console.log_a कर दिया, console.log_c कर दिया, console.log_d कर दिया, वैसे e f g and h कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने पहले एडिशन किया था, आपको बताया, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन किया था, तो यहाँ पे मुझे 2 प्रिंट करके दे दिया इसने। उसके बाद फिर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, मींस 5 × 3, तो ये मुझे 15 प्रिंट करके देगा, ये आप लोग को ही पता है। उसके बाद फिर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 5/3, तो ये हमारा एक, वैसे तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा रेशनल नंबर नहीं देता, ये राउंड ऑफ वैल्यू देगा मुझे, ये 1.6666 और लास्ट में 7 राउंड ऑफ करके इसने दिया है। उसके बाद फिर मॉड्यूलस होता है, जैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा 3 × 1 = 3, उसका फिर मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो मेरा 2 हो जाएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर से पता चलता है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 मॉड्यूलस 3 लिख करा था, जैसे a मॉड्यूलस b करा मैंने, तो यहाँ पे 5 मॉड्यूलस 3 हो जाएगा, तो उसका जो रिमाइंडर मिलेगा तो वो 2 हो जाएगा। उसके इसी तरीके से जैसे हमारा एक्सपोनेंशिएशन है, जिनने 8th क्लास में 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होगा। एक्सपोनेंशिएशन मीन्स होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 और 3 को a⁴b लिखा है, तो मीन्स 5 की पावर 3 हो जाएगी। मीन्स हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो उसी तरीके से जैसे मैंने इधर पे करा, तो 5 को जब 5 की पावर 3 हो जाएगी इधर पे a⁴b, तो 5⁴, तो ये हमारा 125 होता है 5 का क्यूब। तो इस तरीके से ये भी प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितने सिंपल होते हैं। ये सुनने में ज़रूर थोड़े से डरावने लगते हैं, लेकिन ये सिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रह गए हैं वो है प्लस प्लस और माइनस माइनस। जो प्लस प्लस होता है वो इंक्रीमेंट होता है और माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता है। तो मैं आपको करके बताता हूँ ये क्या होते हैं। तो जैसे मेरे पास a था, मेरा लेट a = मैंने 5 किया था, 5 की वैल्यू मैंने a की वैल्यू मैंने 5 असाइन करी थी। तो अगर मैं करूँगा अब लेट और एक वेरिएबल मानूंगा x = a प्लस प्लस, मैंने जैसे ही ये किया तो यहाँ पे जो मेरा ये वेरिएबल था a, इसकी वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 6। जो प्लस प्लस होता है वो 1 ऐड करता है और माइनस माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो मेरा a प्लस प्लस जब मैंने किया तो ये जो a था मेरा पहले से जब 5 था, उसकी वैल्यू चेंज होके 6 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 प्लस हो गया प्लस प्लस की जगह, प्लस प्लस की वजह से। और जो x की वैल्यू थी वो a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो x की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा console.log a और Alt Shift डाउन एरो से इसको कर दूँगा इधर पे x। तो अब मैं इसको जब रन करूँगा तो अब देखना यहाँ पे जो a की वैल्यू थी वो 5 की जगह चेंज होकर 6 हो गई है, और जो x की वैल्यू थी वो a की ओरिजिनल वैल्यू असाइन हो गई है 5। तो इस तरीके से हमारा प्लस प्लस और माइनस माइनस काम करता है। ऐसे ही मैं आपको माइनस माइनस भी करके दिखा देता हूँ। Alt Shift डाउन एरो से इसमें मैं करूँगा a माइनस माइनस, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट ताकि ये कुछ एरर ना दे। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो a की वैल्यू थी वो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, मींस वो 4 हो जाएगी। और जो x की वैल्यू थी वो a की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी 5, वो x की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना सिंपल है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर्स हैं सेकंड टाइप के, वो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल खोल लेता हूँ उसका, यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे आप बैक भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं इधर से क्लिक करके।
तो यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं तो मैंने लिखा है इन एडिशन टू द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट हैज़ ऑल्सो सम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स दैट कंबाइन अरिथमेटिक विथ असाइनमेंट। हियर आर सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करके इसको थोड़ा पढ़ने में आसान बना दिया है। और इसको जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिख के मिलेंगी। a+b = 8, a - b = 2। तो यहाँ पे उसको और थोड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे मैं जल्दी से नीचे डाल देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स कमेंट लगा के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे नोट्स में आ जाते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू है, तो इक्वल टू अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हम डेली इसको यूज़ कर ही रहे हैं इक्वल टू को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट s = असाइनमेंट = मैंने शॉर्ट में डाल दिया है, मैंने लिख दिया ऐसे 12। उसका जब मैं यहाँ पे console.log s करूँगा तो आप कहोगे यहाँ पे तो 12 प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि होके आ गया है। लेकिन अगर फिर क्या होता, यहाँ पे अगर मैं करता s = और मुझे यहाँ पे करना होता s + 5। अगर मुझे ये जो मेरा पहले s जो वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 12 थी, अगर उसमें मुझे 5 ऐड करना होता और उसको मुझे एक s जो वेरिएबल है उसको दोबारा मुझे चेंज करना होता। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ जिसमें ये s की वैल्यू जो पहले थी 12 + 5, ये इसकी वैल्यू दूसरे s की वैल्यू ये इधर पे चेंज हो जाएगी जिसकी वैल्यू 17 हो जाएगी। 12 + 5 17। तो इसको मैं इस तरीके से ना करके मैं इसको करूँगा इधर पे ऐसे और लिखूँगा सेम एज, और मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ s + = 5। तो अगर मैं यहाँ पे s + 5 करता हूँ तो ये मेरा s = s + 5 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो भी ये मुझे 17 ही देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अगर += लगाते हैं तो ये दूसरे वेरिएबल में जो उसका पहले जो उसकी वैल्यू होती है और बाद में जो हम लिखते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा -= भी होता है। जैसे अगर मैं इसको मैं नीचे कॉपी करूँगा, इसमें कर दूँगा माइनस, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी कर दूँगा माइनस। तो जब मैं इसको रन करूँगा, इनफैक्ट मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो उसकी वैल्यू दोबारा 12 आ जाएगी। जब मैं इसको रन करूँगा तो जो 12 था हमारा, जब मैं 12 में से 5 माइनस कर दूँगा तो मेरा 7 बचेगा। तो वही काम इसने किया है, s में से उसने 5 को क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो मैं इसको पूरा असाइनमेंट लिख देता हूँ, नहीं तो आप कुछ गलत समझ लो। तो आप देखेंगे जैसे मैं इसमें असाइनमेंट मल्टीप्लाई = 5 करूँगा, उसके बाद इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये 60 प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब मेरा जो पहले असाइनमेंट जो वैल्यू थी 12 वो 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। मीन्स असाइनमेंट की जो वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी और उसकी ओरिजिनल वैल्यू से जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा डिवाइड होता है। इसको मैं नीचे कॉपी करूँगा और उसको Ctrl// से कमेंट आउट करूँगा और इधर पे Alt प्रेस करके क्लिक करूँगा जब, तो मेरे मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे और डिवाइड लगा दूँगा मैं। तो फोर्थ हमारा जो ऑपरेटर था वो था डिवाइड =। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो रन करने पे आप देखेंगे मेरा 12 जो 5 से डिवाइड होगा तो मेरा 2.4 आएगा। वही इसने मुझे दे दिया है जो कि एक फ्लोटिंग नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वो था असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो था हमारा मॉड्यूलस =। तो जैसे मॉड्यूलस हमारा नॉर्मली काम करता है, इधर पे मैंने आपको दिखाया था, ये रिमाइंडर देता है, तो उसी तरीके से मॉड्यूलस हमारा इधर पे भी काम करेगा। और मैंने इधर पे मॉड्यूलस लगा दिया है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे जब मेरा 12 5 से डिवाइड होगा तो मेरा रिमाइंडर 2 बचेगा। तो वो उसने मुझे दे दिया है, जो असाइनमेंट की वैल्यू चेंज होकर 2 हो गई है अब। इसी तरीके से मेरा
एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू है, तो वो भी मेरा इसी तरीके से काम करेगा। और मैं Alt प्रेस करके मल्टीपल करते चलाऊँगा, और जब मैं इसको रन करूँगा तो इसकी वैल्यू चेंज होके 12 की वैल्यू जब 12 की पावर 5 होगी तो इसने मुझे दे दिया कि ये नंबर आएगा। हमें 12 की वैल्यू 5 तो पता नहीं है, इसको एक बार मैं चेक करने के लिए इसको छोटा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। 12 की पावर 2 144 होता है जो इसने मुझे वैल्यू दे दी है इधर पे। तो आप देख सकते हैं ये कितने सिंपल होते हैं इनको सीखना। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, ये इज़ इक्वल टू, ट्रिपल इज़ इक्वल टू, नॉट इज़ इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, उसके बाद फिर मेरा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो उसमें से आपको कुछ जो मेरा ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो इन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है उन्हें समझ में आ गया होगा। तो और एक मेरा टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इनफैक्ट मैं सारे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मुझे कंसोल में देखने में आसानी हो। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा, इसको भी, और ये जो मेरा कोड था इधर तक, इसको भी। तो अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे मैं नीचे डाल दूँगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे नोट्स में देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पहला तो हमारा है इज़ इक्वल टू। तो ये जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये हमें एक बूलियन रिटर्न करते हैं। मींस बूलियन मतलब जैसे हमारा ट्रू हो गया और फॉल्स हो गया, बूलियन हमारे ट्रू और फॉल्स होते हैं, तो ये हमें एक बूलियन रिटर्न करते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट com1 इज़ इक्वल टू 5 एंड लेट com2 इज़ इक्वल टू 10। तो जैसे मैंने ये दो वेरिएबल्स असाइन किए हैं इधर पे, तो अगर मैं इधर पे करूँगा console.log com1 इज़ इक्वल टू com2, और जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखना ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मतलब मैंने इससे पूछा कि क्या मेरा जो com1 जो वेरिएबल है वो com2 के इक्वल है कि नहीं है। तो मैंने इसमें इक्वल करने की बात कही कि भाई ये इक्वल है, तो ये कह रहा नहीं, गलत, आप गलत कह रहे हो, ये इक्वल नहीं है दोनों। अगर मैं इसकी वैल्यू मैं 5 डाल दूँ तो आप देखना ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो जैसे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके से मेरा ट्रिपल इक्वल टू होता है। तो ट्रिपल इक्वल टू बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अगर मैं यहाँ पे एक 5 दे दूं जो कि एक स्ट्रिंग होगी, और जब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि ये ट्रू आएगा, और जो थोड़े होशियार लोग होंगे तो वो कहेंगे ये फॉल्स आएगा, क्योंकि एक नंबर और एक स्ट्रिंग कभी भी इक्वल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। जब मैं इक्वल टू लगाऊंगा, डबल इक्वल टू लगाऊंगा, तो मेरा वो नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो दोनों अगर इक्वल हैं, जैसे इधर पे 5 है और ये स्ट्रिंग 5 है, तो ये दोनों इक्वल तो हैं, तो ये मुझे इक्वल रिटर्न करेगा। लेकिन अगर वहीं बात करें ट्रिपल इक्वल टू की, तो अगर मैं इधर पे ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करूँगा, जैसे मैं इधर पे ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करता हूँ, मैंने ट्रिपल इक्वल टू यूज़ किया, और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। जब हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें चेक करनी होती है तो हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। और अगर हमें टाइप से ही मतलब होता है कि टाइप भी उसका अलग ना हो, टाइप भी बिल्कुल इक्वल हो, तब हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसका टाइप भी बिल्कुल सेम कर दूं, जैसे मैंने 5 कर दिया एक स्ट्रिंग से हटा के, तो फिर ये मुझे ट्रू रिटर्न करने लगेगा। मीन्स जो ट्रिपल इक्वल टू होता है मैंने लिखा है स्ट्रिक्ट इक्वल टू,
मतलब ये पूरी तरह से इक्वल होगा। तो उसके बाद फिर बात करते हैं नॉट इक्वल टू की। ये जो मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसको हम लोग नॉट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो नॉट इक्वल टू जैसे कि हमारा डबल इक्वल टू होता है उसी तरीके से नॉट इक्वल टू होता है। तो अगर मैं ऐसी को नीचे कॉपी करूं और फिर इधर पे मैं लगा दूं नॉट, और जब इसको रन करूंगा मैं यहाँ से इसको स्ट्रिंग की जगह नंबरिंग में चेंज कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। मैंने इससे कहा है कि जो मेरा com1 है वो com1 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन वो तो 5 के इक्वल है। तो इस वजह से ये मुझसे कह रहा है कि नहीं आप गलत कह रहे हो, 5 के इक्वल है। तो अगर मैं इधर पे com2 कर दूँ, com2, तो यहाँ पे ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि मैंने इससे कहा है कि जो com1 है मेरा वो com2 को इक्वल नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ये इस वजह से मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर इधर पे मैं बात करूँ ग्रेटर देन और लेस देन की, तो इधर पे ग्रेटर देन और लेस देन आप लोग को शायद पता चल गया हो। इसी को मैं नीचे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा लेस देन और ऊपर वाले में मैं कर दूँगा ग्रेटर देन। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मैंने इससे कहा कि जो मेरा com1 है जो 5 है वो com2 से बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है com2 बड़ा है com1 से, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और जब मैंने इससे कहा कि मेरा com1 जो है वो com2 से छोटा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये मुझे ऐसे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो उसके बाद फिर बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू की और लेस देन इक्वल टू की। तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी और लेस देन इक्वल टू भी लगभग हमारा इसी तरीके से काम करता है, बस उसमें अंतर इतना है कि जब मैं इधर पे इक्वल टू लगाऊंगा और इधर पे इक्वल टू लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो हमारा com1 है वो com2 से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता हूँ तो इसमें मैं कह रहा हूँ उससे कि जो com1 है वो मेरा com2 से बड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो com1 है मैं अगर उससे एक छोटी वैल्यू डाल दूँगा तो फिर तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो 5 है वो उससे 4 से तो छोटा है, 4 से तो बड़ा है। और उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूँगा तो ये मेरा जो com1 है उससे छोटा नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, इस वजह से ये यहाँ पे भी मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हमारा लेस देन इक्वल टू है वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो ये मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा अगर मैं इससे एक बड़ी वैल्यू डाल दूँगा या फिर उसके इक्वल वैल्यू डाल दूँगा। अगर मैं उससे छोटी वैल्यू डालता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट बचता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर वो है टर्नरी ऑपरेटर। तो बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर को बताने से पहले मैं यहाँ पे आप लोग के लिए ये सारा कोड थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ। तो मैंने आपके लिए ये पूरा कोड अच्छे से फॉर्मेट कर दिया है। तो अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर से बताने से पहले मैंने आपको नॉट इक्वल टू बताया था, फिर मैं आपको नॉट डबल इक्वल टू बताना भूल गया। तो जैसे हमारा डबल इक्वल टू होता है उसी और जो ट्रिपल इक्वल टू होता है तो उनके बीच में जैसे डिफरेंस होता है, जैसे डबल इक्वल टू हमारा वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और ट्रिपल इक्वल टू हमारा वैल्यूज़ और टाइप दोनों को कंपेयर करता है, तो उसी तरीके से जो नॉट इक्वल टू होता है वो हमारा वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और हमारा जो नॉट डबल इक्वल टू होता है वो हमारा जो वैल्यूज़ और डेटा टाइप्स होते हैं उनको कंपेयर करता है। तो मैं इसको नीचे कॉपी करूँगा इस वाली लाइन को और इधर पे मैं लगा दूँगा नॉट और इधर पे भी मैं लगा दूँगा नॉट। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा
तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे फॉर्मेट कर दिया है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से लिख के आ जाएं। तो ये जो हमारा जो नॉट इक्वल टू है वो हमारा डेटा टाइप्स और वैल्यू दोनों को बता रहा है कि वो सेम है कि नहीं है। तो अब मैंने अपने कैमरा पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि मेरा वीडियो थोड़ा सा सही से आए। हाँ, तो अब बात करते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर्स की। तो टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे कुछ इधर पे मैंने लिख के रखा है, इन जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर फॉलोइंग सिंटैक्स। तो जैसे मैंने जल्दी से पढ़ा वैसे ही आप भी जल्दी से पढ़ लीजिएगा। मैं फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड हूँ। I'm the fastest reader in the world. तो जो हमारे ये टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। पहले हमारी कंडीशन होती है, उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, देन उसके बाद एक्सप्रेशन इफ़ ट्रू। मतलब इधर पे हम जो भी लिखते हैं, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमने जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा, और अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो ये वाला हमारा जो हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिखा होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे मैंने इधर पे लिखा है, मैंने जैसे यहाँ पे ये कोड लिख के रखा है, अगर मैं इसको इधर पे कॉपी करके और इधर पे पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिख के रखा है कॉन्स्ट एज इज़ इक्वल टू नंबर डॉट %, मतलब प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। तो ये जो एंटर योर एज मैंने लिखा है, मैंने इसलिए लिखा ताकि कोई भी अपना जब ये प्रोग्राम रन करे तो वो अपनी एज एंटर करे। प्रॉम्प्ट से हमारा मतलब इनपुट लेने के लिए आता है यूज़र से, और मैंने आपको बताया है कि जो मतलब हमारा जो प्रॉम्प्ट से जो हमारा यूज़र इनपुट देता है वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होता है एक वेरिएबल के अंदर। तो उसको नंबर में चेंज करने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है नंबर डॉट %। तो अब जो हमारा ये जो मैंने लिखा है, मैंने एक और वेरिएबल माना मैसेज, मुझे यूज़र को एक मैसेज देना है, तो मैंने दूसरा वेरिएबल माना कॉन्स्ट मैसेज इज़ इक्वल टू। उसको फिर मैंने इसमें लिखा एज इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 18। अगर मेरी जो एज है, मैंने ये कंडीशन लिखी, अगर मेरी जो एज है वो 18 से छोटी है या फिर 18 के इक्वल है तो ये प्रिंट कर देना ये वाला एक्सप्रेशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला एक्सप्रेशन प्रिंट कर देना। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी एज 18 से बड़ी होगी या फिर 18 के इक्वल होगी तो ये मुझे प्रिंट करके देगा यू आर एन एडल्ट, और अगर मैं यहाँ पे मेरी एज जो है वो 18 से छोटी हुई और 18 के इक्वल ना हुई तो ये मुझे प्रिंट करके देगा यू आर नॉट एन एडल्ट। तो इसको एक बार रन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास आया एंटर योर एज, तो मैं अपनी एज डालूँगा एंड मैंने एंटर किया तो यहाँ पे इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, बिकॉज मेरी एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया यू आर नॉट एन एडल्ट। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा और अगर यहाँ पे मैं 18 डालता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करके देगा यू आर एन एडल्ट, और अगर मैं इसमें दोबारा रन करके अगर 19 डालूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये मुझे दोबारा यू आर एन एडल्ट प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स काम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको भी आप रन करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर के बाद हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स खोल लिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हमारा होता है लॉजिकल एंड, दूसरा हमारा होता है लॉजिकल और तीसरा हमारा होता है लॉजिकल नॉट। तो पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख के रखा है, मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, और उसके बाद फिर जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है तो मैं इसको उधर से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा ताकि काम जल्दी जल्दी हो पाए। मैंने यहाँ पे इसका रिज़ल्ट भी लिख दिया है कमेंट लगा के। उसको जब मैं इसको रन करूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये मुझसे बार बार एज ना पूछे और हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे प्रिंट करके दिया ट्रू, और पहले वाले का ट्रू एंड सेकंड वाले का फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा था console.log a is less than b and
B इज़ लेस देन C, तो A इज़ लेस देन B पहली कंडीशन थी, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड कंडीशन थी B इज़ लेस देन C, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करके दे रहा है। मतलब अगर मेरी दोनों कंडीशन सही होती हैं, अगर मेरी दोनों कंडीशन सही होती हैं तो ये मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा। अगर मैंने यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज़ किया है, तो जैसे मेरे यहाँ पे दोनों कंडीशंस पहली वाली और दूसरी वाली दोनों सही थी बिल्कुल, तो इसने मुझे ट्रू प्रिंट करके दे दिया। और अगर मेरे जैसे सेकंड वाले है, अगर मैंने इसमें लिखा है A इज़ लेस देन B, तो हमारी पहली कंडीशन तो सही है, A इज़ लेस देन B, 10 इज़ लेस देन 20। उसको मैंने लिखा लॉजिकल एंड B इज़ ग्रेटर देन C, तो B इज़ ग्रेटर देन C, 20 30 से बड़ा नहीं होता है, तो B इज़ ग्रेटर देन C हमारी जो कंडीशन है वो गलत हो गई है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब भी हम अपना लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं तो हमारी अगर दोनों कंडीशंस सही होती हैं तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। अगर हमारी कोई एक कंडीशन सही होती है, दूसरी फॉल्स होती है, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो भी वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये अगर हमारी दोनों कंडीशन सही हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कोई एक भी कंडीशन रॉन्ग है, फॉल्स है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से हमारा होता है लॉजिकल और। तो मैंने यहाँ पे लॉजिकल और के लिए भी यहाँ पे प्रोग्राम्स लिख के रखे हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली इधर से कॉपी करूँगा और इधर पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं ये ऊपर वाले प्रोग्राम्स को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, बाकी आपको ये पूरा सोर्स कोड नीचे मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रोग्राम रन करना हो उसको आप मतलब अनकमेंट कीजिएगा और उसको रन कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिख के रखा है, इसको भी मैं कर देता हूँ, उसको कोई काम नहीं है अब। तो हाँ, जैसे मैंने इधर पे लिख के रखा है const x इज़ इक्वल टू 5 एंड const y इज़ इक्वल टू 10। तो जैसे इसमें मेरा पहला वाला जो था, मैंने लिखा console.log x इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब x जो है मेरा 5 वो 3 से ग्रेटर है, तो ये बिल्कुल सही है कंडीशन। और दूसरा है मेरा y इज़ लेस देन 5, तो मेरा y जो है 10 वो 5 से लेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये है लॉजिकल और का मतलब होता है या तो मेरी ये कंडीशन सही हो या फिर मेरी ये कंडीशन सही हो। दोनों में से अगर कोई मेरी एक कंडीशन भी सही होती है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर मेरी दोनों कंडीशन सही है तो ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, जैसे इस वाले मैंने लिखा y इज़ लेस देन 5, मतलब 10 इज़ लेस देन 5, जो कि बिल्कुल गलत है। और उसके बाद फिर मैंने लिखा x इज़ लेस देन 3, तो 5 इज़ लेस देन 3, मतलब ये भी रॉन्ग है। तो जब मेरी दोनों कंडीशन रॉन्ग हो गई तो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये होते हैं हमारे क्या लॉजिकल और। उसके बाद फिर लास्ट हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर बचता है वो है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट भी बहुत सिंपल है। लॉजिकल नॉट के लिए मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड हाँ, तो लॉजिकल नॉट के लिए भी यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, इसको कॉपी करूँगा एज अ प्रो कॉपी पेस्टर। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो मेरा है, मैंने इधर पे लिख के रखा है const z इज़ इक्वल टू 10, मतलब मैंने z की वैल्यू जो है वो 10 दे दी। तो z की वैल्यू 10 देने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है console.log not of z इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम ये जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट से हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है वो हमारी बिल्कुल गलत है। हम जावास्क्रिप्ट से ये कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन लिखी है ये गलत है, तो जावास्क्रिप्ट बताएगी कि आप सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा z इज़ ग्रेटर देन 5, मतलब z की वैल्यू 10 है और वो 5 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट से कह रहे हैं कि ये कंडीशन गलत है। ये जो नॉट ऑपरेटर लगाया है लॉजिकल नॉट, ये यही बता रहा है जावास्क्रिप्ट को कि हम इस कंडीशन को गलत बता रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमें बताएगी कि ये जो मैं कह रहा हूँ इससे कि ये जो कंडीशन है ये गलत है इसका ऑपरेटर की वजह से,
तो ये आप सही बोल रहे हैं या फिर फॉल्स बोल रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे जब मैंने इससे कहा कि z मतलब 10 5 से ग्रेटर है और ये चीज़ गलत है, मैंने इससे कहा, तो जावास्क्रिप्ट कह रही है नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, उसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट से कहूँगा कि z जो है वो 5 से छोटा है, मतलब ये जो 10 है वो 5 से छोटा है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, जो कि सही बात है। 10 5 से छोटा नहीं होता है, 5 10 से छोटा होता है। तो ये मुझसे कह रही है कि तुम सही कह रहे हो और इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो सिंपली जावास्क्रिप्ट ने मुझे इस तरीके से, ये मेरा जो नॉट ऑपरेटर है ये सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया जैसे हमने, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब सीधे सीधा अगर मैं नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में तो ये मुझे ये सिंपल कंडीशन का अपोजिट रिटर्न करेगा। उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा सही कर देता हूँ और ये हो गया सही। इसको मैं दोबारा रन करूँगा तो इसने मुझे पहले वाले कंडीशन के लिए फॉल्स रिटर्न कर दिया और दूसरे वाले के लिए ट्रू रिटर्न कर दिया। सो नाउ वी हैव एंडेड द ऑपरेटर्स पार्ट। तो अब इधर पे मैंने थोड़ा सा और ये लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव टाइप एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म बिट बाई बिट ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट कई जगह पे इनका काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स आपको डिटेल में बताऊँगा। और बिटवाइज ऑपरेटर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे जैसे 7 और 8, 7 + 8 = 15 मैंने लिखा है। तो ये 7 और 8 जो है हमारे ऑपरेंड्स हैं और ये जो मैंने प्लस लगाया ये बीच में एक ऑपरेटर है, तो ये भी एक बिटवाइज ऑपरेटर ही है। तो नंबर्स पे कोई भी मतलब छोटे से ऑपरेशंस करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए मैं एक आपके लिए अलग वीडियो लेके आऊँगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो कमेंट्स जो हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं, हमें जैसे अपने जावास्क्रिप्ट कोड में मैंने आपको कमेंट्स बताए हैं पहले, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर हमें अपने कोड में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है वो एग्जीक्यूट उसको ना करे, तो हमें वो सब चीज़ें ऐड करने के लिए, अगर सपोज़ मैं जैसे इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैंने ये कमेंट आउट किया Ctrl+// दबा के, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+//। आप Ctrl+// दबा के और इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नेम, मैंने सिंपली नेम लिख दिया अपना, मैंने इसको रन किया तो ये जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर मुझे एक एरर दे देगा कि ये क्या लिख दिया आपने, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई सिंटैक्स ही नहीं है। तो मुझे अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ लिखनी है जो मेरा जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट ना करे, तो मैं उसके लिए उसको एज अ कमेंट लिखूँगा। तो कमेंट के लिए मैं यहाँ पे 2 फॉरवर्ड/ लगा के और इसमें आगे मैं जो भी लिखूँगा तो वो मेरा एक कमेंट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स होगा। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट लाइन एंटर करके फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो हमारा एक कमेंट नहीं होगा। तो इस वजह से अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, कोई ऐसे मुझे लंबा कमेंट लिखना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं /* एंड देन मुझे अपना जो भी लिखना है, माई नेम, फिर नीचे मुझे लिखना है इज़, फिर मानस, उसके बाद फिर ऐसे मुझे इसको बंद करना है। तो आप देख रहे हैं ये मैं नेक्स्ट लाइन में एंटर करता जा रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरा तब भी जो कमेंट है वो चल रहा है। अब मुझे इसको बंद करना है, तो जैसे मैंने // और एस्टेरिस्क से इसको स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं एस्टेरिस्क और // लगा के इसको बंद कर दूंगा। अब अगर मैं नीचे कुछ भी लिखूँगा तो वो मेरा कमेंट में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कमेंट्स काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ, कमेंट्स भी हो गए हमारा गेटिंग यूज़र इनपुट। तो गेटिंग यूज़र इनपुट मैंने आपको बताया है कि प्रॉम्प्ट लगा के हम, और प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी हम लगाते हैं। प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो ये हमारा यूज़र इनपुट लेता है। मतलब अगर मैंने इधर पे लिखा है लेट वेर इज़ इक्वल टू, हाँ ए ले लेता हूँ,
उसके बाद फिर जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट और फिर ब्रैकेट लगा के मैं इसमें कुछ भी लिख दूँगा। मैं यहाँ पे एक नंबर भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नेम, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे इनपुट देने का ऑप्शन आएगा। मैं इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपना नेम टाइप किया और मैं एंटर करूँगा तो ये जो ए है, अब इसमें मेरा नेम स्टोर हो गया है। अगर मैं यहाँ पे console.log ए करूँ और उसको मैं रन करूँ तो अब पहले मैं अपना नेम दूंगा जो मेरा ए में स्टोर हो जाएगा। मैंने नेम डाला और मैंने एंटर किया, उसको फिर मेरा console.log ए ये जो था इसने मुझे मेरा नेम प्रिंट करके दे दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है वो किसी भी जो यूज़र इनपुट देता है उस इनपुट को एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है वेरिएबल के अंदर। तो इसका मैं अगर आपको प्रूफ दूं तो मैं अगर यहाँ पे डालूँगा टाइप ऑफ भी एक ऑपरेटर होता है, मैंने आपको बताया है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर जब मैं यहाँ पे डालूँगा, मैंने माइनस डाला तो ये मुझे टाइप ऑफ ऑपरेटर इसने मुझे स्ट्रिंग दे दिया कि ये जो मतलब मेरा वो है वेरिएबल की जो वैल्यू है माइनस, वो एक स्ट्रिंग है। तो आप कहेंगे कि मैंने नेम एंटर किया तो वो तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा, वो नंबर तो हो नहीं सकता है। तो अगर मैं इधर पे इसमें नंबर भी डाल दूं, सपोज़ मैंने 1560 डाल दिया, मैं इसको एंटर करूंगा तो तभी मुझे जो टाइप ऑफ ए है वो एक स्ट्रिंग ही मिलेगा, वो एक नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट करना है एक नंबर में, तो मैं यहाँ पे number.parseInt जो हमारा फंक्शन होता है उसका यूज़ करूँगा इस टाइप से कुछ। और जब मैं इसको रन करूँगा और मैंने यहाँ पे ऐसे कोई नंबर डाल दिया 156, तो जब मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया नंबर और % लगा के, इसका टाइप मैंने स्ट्रिंग से नंबर कर दिया, तो इसका जो टाइप है वो मुझे नंबर मिलेगा। तो आप ये गेटिंग यूज़र इनपुट्स के मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स डाले हैं, इसको आप रन कर सकते हैं अपने और चेक कर सकते हैं अपने मन से। तो हमारा क्या अब लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो गए और उसके बाद फिर हमारा इधर पे था क्या टेकिंग यूज़र इनपुट। तो हमने टेकिंग यूज़र इनपुट वाला पार्ट भी ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स से आपको वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, एक कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिससे आप कोई कंडीशन मतलब बता सकें। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। In JavaScript, we have the following conditional statements. For example, you stored username. इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं आपको सब एक एक करके बता देता हूँ। तो हमारे JavaScript में मेनली 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला इफ़ स्टेटमेंट्स, दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स और तीसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इसको मैं बता देता हूँ। इसको सिंपली इफ़ पढ़ेंगे, इसको इफ़ एल्स पढ़ेंगे और इसको इफ़ एक वर्ड है, एल्स इफ़ अलग वर्ड है एंड एल्स अलग वर्ड है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हमारा सिंपली होता है इफ़ स्टेटमेंट्स। तो हमारा अगर मैं यहाँ पे पहले डाल देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसके बाद फिर पहला है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या, इफ़ स्टेटमेंट्स। ओके, तो इफ़ स्टेटमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वाला प्रोग्राम है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत सिंपल होते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स हमारे। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे सपोज़ मैंने इधर पे जैसे मुझे वो बताना था कि आप एडल्ट हैं कि नहीं, तो जैसे मैंने टर्नरी ऑपरेटर में बताया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट एज इज़ इक्वल टू एंड नंबर डॉट
% और नंबर डॉट % और एंटर योर एज। और अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन डालूँगा। तो मेरी कंडीशन क्या है, बल्कि मैं यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट डालूँगा क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन डालूँगा। तो मेरी कंडीशन है कि मेरी जो एज है वो 18 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डालूँगा एज इज़ लेस देन 18। और जब मेरी एज 18 से कम हो तब मुझे क्या प्रिंट करके दो, console.log मुझे प्रिंट करके दो यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, तो अब जब मैं इस रेपल को रन करूँगा तो यहाँ पे ये मुझसे अपनी एज मांग रहा है। मैंने यहाँ पे एज डाली 15। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से तो ये भी प्रॉम्प्ट डाल दिया, कोई फंक्शन नहीं है। तो मैं इसको हटाऊँगा, उसको फिर दोबारा रन करूँगा तो फिर ये मुझसे मेरी एज मांगेगा। मैंने एंटर किया तो इसने मुझे दिया यू कैन नॉट ड्राइव। तो जैसे मैंने अगर इधर पे ये मेरी जो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये मेरा इसके अंदर जो कोड है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड मेरा लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर होता है वो हमारा ये पूरा कोड स्किप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया अगर, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, और अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मेरी एज 18 से छोटी है तो ये इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे इसने इधर पे किया भी है। यू कैन नॉट ड्राइव प्रिंट होके आ गया है। उसके बाद फिर इसने नेक्स्ट जो मेरा कोड था आगे उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर मेरी एज 18 के इक्वल होती है फिर 18 से बड़ी होती है तो ये इस एज को, मतलब इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 18 भी डाल दिया तो इसने मुझे इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट करके यू कैन नॉट ड्राइव प्रिंट करके नहीं दिया, इसने मुझे सीधे 123 प्रिंट करके दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल इफ़ स्टेटमेंट हो जाता है। तो अब बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। तो जैसे मैं इसी को मैं नीचे कॉपी करूँगा और फिर मैं इस वाले कोड को कमेंट कर दूँगा। तो नेक्स्ट मेरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट मेरा जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे किया था, इनफैक्ट मुझे इसको भी कमेंट आउट करना था, तो ये मेरा यहाँ पे कमेंट आउट हो गया। और फिर अगर मैं इसको रन करूँगा, जैसे सिंपल जैसे मेरा पहले वाला कोड काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा, बिकॉज अभी इसमें कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ कंडीशन, उसका फिर कोड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू एंड एल्स कंडीशन इफ़ फॉल्स। तो इसमें सिंपली ये होता है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट में हमारा जो कंडीशन थी अगर वो ट्रू होती है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके अंदर जो कोड है, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये हमारे पूरे इस वाले कोड को स्किप कर देता है और आगे बढ़ जाता है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट में सिंपली ये होता है, जैसे मैंने अगर पे डाल दिया एल्स और कर्ली ब्रैकेट लगा के मैं इधर पे लिख दूँ console.log यू कैन नॉट ड्राइव। हाँ, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या काम करते हैं। इफ़ अगर मेरी एज 18 से छोटी है तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, और अगर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो मेरा एल्स के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसने मुझसे एज मांगी। अगर मेरी एज 18 से छोटी है तो इसने मुझे इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करके दिया और ये वाला पूरा कोड इसने स्किप कर दिया और फिर सीधे ये आगे बढ़ गया। और अगर यहीं पे मैं अगर अपनी एज 18 या फिर 18 से बड़ी डालूँगा तो फिर इसने मुझे ये वाली जो कोड है इसको स्किप कर दिया और एल्स के अंदर ये जो कोड है
इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो सिंपली जैसे हमारा अगर इफ़ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ़ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारा एल्स के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये सिंपली हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी हमारे जनरली ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे इफ़ स्टेटमेंट होते हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे, इनफैक्ट मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे नीचे डालूँगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो अब अगर मैं इधर पे इसमें, जैसे मैं इधर पे लिखता हूँ लेट, हम एज का ही एग्जांपल लेते हैं, एज इज़ इक्वल टू, इनफैक्ट मैं इस वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ कि उतना टाइम लगाना। ठीक है, तो इधर पे मैंने ये डाल दिया है। उसका फिर जैसे मैं इधर पे लिखूँगा इफ़, तो अच्छा हमारी जो एज होती है वो या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। तो हमारी एज कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो अगर मैं इधर पे अपनी कंडीशन डाल दूँ एज इज़ लेस देन 0, और फिर मैं अपनी जो कोड है वो मैं डाल दूँगा console.log दिस इज़ नॉट अ वैलिड एज, राइट। तो हमारी जो 0 से अगर एज स्मॉलर होगी, मतलब नेगेटिव नंबर होगी, तो वो एक वैलिड एज नहीं है। तो मैंने इधर पे ये डाल दिया। उसके बाद जैसे मैंने इधर पे लिखा है, बीच में हमारा इफ़ और एल्स के बीच में एक स्टेटमेंट आ जाता है, एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो इस वजह से इसको इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये इफ़ अलग है, ये एल्स इफ़ अलग है, ये एक एल्स अलग है। तो अगर मैं इधर पे डाल दूँगा एल्स इफ़, अगर मैं इधर पे अपनी कंडीशन डालूँ, तो अगर मेरी एज जो है वो 9 से छोटी है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा अपनी जो कंडीशन है, मतलब कोड जो है console.log यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, और फिर आप सोच रहे होंगे मैं क्या डालूँगा अगर 9 और 18 के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ एल्स, मेरी जो लास्ट कंडीशन होगी, अगर एज जो है मेरी बड़ी होगी 18 से, या फिर इक्वल होगी 18 के, मतलब 18 या 18 के इक्वल होगी, 18 से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी तो भी चलेगा। तो इसमें मैं डाल दूँगा console.log यू कैन ड्राइव, राइट। सो अगर मैं इसको रन करूँगा, अच्छा मैंने यहाँ पे एल्स में भी बताना भूल गया कि ये इधर पे हम कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं। अगर हमारी ये कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे वापस इसको फॉर्मेट कर दूँगा अच्छे से, और फिर कंट्रोल एंटर से मैं रन करूँगा। उसका फिर ये मुझसे एज मांग रहा है 15, तो इसने मुझे दी यू कैन ड्राइव। मतलब मैंने यहाँ पे डाला था एज इज़ स्मॉलर देन 9 या फिर एज इज़ स्मॉलर देन 0, तो उसके लिए तो ये दे दिया इसने। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे डालना था एज इज़ स्मॉलर देन 18। सो इसने मुझसे एज मांगी, मेरी 18 से छोटी होगी, तो यू कैन नॉट ड्राइव। दोबारा रन करूँगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा -15 तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड एज, और अगर मेरी एज होगी 18 से बड़ी तो ये मुझे दे देगा यू कैन ड्राइव। तो अच्छा मैं यहाँ पे अगर मेरे जो इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हैं उसके बीच में मैं इफ़ एल्स केवल एक नहीं लगा सकता हूँ, मतलब एक भी लगा सकता हूँ, लेकिन एक से ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, मुझे जितने चाहिए मैं उतने लगा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको नीचे कॉपी कर लूँ एल्ट शिफ्ट डाउन एरो से, और मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ, इनफैक्ट 10 लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यू कैन नॉट ड्राइव। अगर मेरी एज जो है 18 से छोटी है तो मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख दूँगा यू कैन नाउ थिंक ऑफ ड्राइविंग आफ्टर 18। सो अगर मेरी एज 18 से छोटी है बट 10 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पे इसमें इसको अपना कोड मैंने दे दिया है कि यू कैन नाउ थिंक ऑफ ड्राइविंग आफ्टर 18, मतलब तुम 18 के बाद ड्राइव करने की सोच सकते हो अब। तो सिंपली जब मैं इसको रन करूँगा, अगर मेरी एज एक नेगेटिव नंबर है तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड एज। अगर मेरी एज 10 से छोटी है, जैसे मैंने कर दिया 6,
तो यू कैन नॉट ड्राइव। और अगर मैं यहाँ पे अपनी एज अगर 10 और 18 के बीच में डाल दूँ, मतलब 18 से छोटी होगी पर 10 से बड़ी होगी, जैसे कि 15, तो ये यू कैन नाउ थिंक ऑफ ड्राइविंग आफ्टर 18। और अगर मैं इसको दोबारा रन करके अगर मैं 18 डालूँगा तो यू कैन ड्राइव। और अगर मैं इसको रन करके 18 से कोई बड़ी डाल दूँगा, सपोज़ 29, तो फिर मैंने डाल दिया यू कैन ड्राइव। तो सिंपली हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी इस तरीके से काम करते हैं। उसका फिर मैंने यहाँ पे आपको देखे रखा है एग्जाम्पल प्रोग्राम्स। तो हमारे हेलो वर्ल्ड ये जैसे है, तो इफ़ प्रोग्राम के लिए ये एक हमारा प्रोग्राम 1 है, फिर प्रोग्राम 2 इफ़ एल्स के लिए है, प्रोग्राम 3 इफ़ एल्स के लिए है, उसके बाद फिर प्रोग्राम 4 फिर हमारा इफ़ एल्स के लिए है दोबारा, फिर ये प्रोग्राम 5 भी है, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने यहाँ पे 10 प्रोग्राम्स दे के रखे हैं आपको। तो आप इनको रन करके इधर से सीधे कॉपी करिए इससे, और फिर आप रन कर सकते हैं इसको, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। तो जस्ट लाइक इफ़ एल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर यू कैन ऑल्सो यूज़ स्विच स्टेटमेंट्स। तो स्विच स्टेटमेंट्स एक टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उसका भी मैं बारे में आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या होते हैं, बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आप उसको एज अ होमवर्क एक्सप्लोर कीजिए। मतलब आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जैसे JS स्विच स्टेटमेंट्स अगर मैं डालूं तो इधर मुझे W3 स्कूल्स के मिल गए, MDN की डॉक्यूमेंटेशन मिल गई। तो हमारी MDN की तो बेस्ट होती है। तो MDN की अगर मैं यहाँ पे खोलूँगा तो इसने मुझे इधर पे प्रोग्राम दे दिया, और साथ में मैं इसको रन कर सकता हूँ। अपना ये जो कोड है इसको एडिट करके मैं अपने कोड में डाल सकता हूँ, इधर पे ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इधर पे मुझे इसका आउटपुट मिलेगा। और फिर यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और पूरा एक्सप्लेन करके रखा है इन लोगों ने। तो इसलिए MDN की काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट W3 स्कूल से भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको पूरा ये समझना है, मतलब देख के, और आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसको कैसे करा जाता है, कैसे सॉल्व करा जाता है। और फिर आप मुझे इसका कोई प्रोग्राम मुझे रैपलेट के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रैपलेट का कमेंट सेक्शन कहाँ आता है, अगर मैं अपना अकाउंट खोलूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं अपना कोई वीडियो खोलूँ जावास्क्रिप्ट वाला, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे खोला लिंक टू रैपल, मेरी रैपल की लिंक आ गई। तो यहाँ पे मुझे ये मेरी तो रैपल पहले से ये मेरी रैपल है, तो सीधे रैपल ही खुल जाएगी। तो इनफैक्ट मैं ये वाला जो लिंक है इसको मैं लिंक को कॉपी करूँगा और फिर मैं इनकॉग्निटो मोड में इसको पेस्ट करूँगा और एंटर। सो अगर मैं यहाँ पे करूँगा, आप जैसे ही करेंगे, मतलब आप मेरी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे अब नो कमेंट्स येट दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप लॉगिन कर लोगे तो इसमें कमेंट का भी ऑप्शन आने लगेगा। तो यहाँ पे आप मुझे अपना जो आपका कोड होगा खुद का, तो वो मुझे आप रैपलेट के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मत बताइएगा, जिससे मैं रैपलेट के कमेंट सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से देख सकूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरा इस वाली जो रैपल होगी, ये वाली रैपल का, इसी वाली रैपल का जो आपको लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर आप उसको, ये जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें जाके आप अपना पूरा कोड मुझे लिख के दे दीजिएगा, या फिर अपने जो आपने रैपल बनाई होगी कोड लिखने के लिए, उस रैपल की लिंक डाल दीजिएगा। तो मैं आपका कोड चेक करके आपको शाउट आउट जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो आज हमने देखा क्या ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, फिर यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे हमने जो होते हैं इफ़ एल्स। तो ये हमारे सारे आज के टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए, जिसकी वजह से ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। देन मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स में तो भी आपको W3 स्कूल्स की ये वाली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मिल जाएगी, जो मैंने अभी खोल के आपको दिखाई थी। तो इधर से भी आप कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ Ctrl// से। और तो आज के लिए हमारा बस इतना ही था। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, फिर जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर्स मैंने बता के रखा है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा, बुकमार्क कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।